नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तरी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के वन लाइनर प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री के टॉप 1000 प्रश्नों को दोस्तों हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट आ गया मेरे दोस्तों। और जिन मेरे भाइयों का रिजल्ट हो गया है उनको तरी एजुकेशन की तरफ से हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारी टीम कुछ ऐसा करेगी कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो मेरे दोस्तों। और जिन मेरे भाइयों का किसी कारणवश रिजल्ट नहीं हो पाया है उनको बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास रेलवे ग्रुप डी एक और मौका है, आप उस मौका को बिल्कुल हाथ से निकलने ना दें। उनके लिए जो CBT 1 में रिजल्ट जिनका हो भी गया है और उनके लिए जो ग्रुप डी की तैयारी भी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी टीम बेहद ही अच्छी वीडियो को लेकर आने वाली है मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर मेरे न्यू यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है मेरे दोस्तों? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा हो गया। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। आगे चलते हैं, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पदार्थ कहा जाता है मेरे दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता हो, उसे पदार्थ कहा जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आइस मिक्सचर में नमक एवं बर्फ का अनुपात कितना होता है? तो आइस मिक्सचर में नमक का अनुपात होता है 1 मेरे दोस्तों, और बर्फ का अनुपात कितना होता है? 3। तो आइस मिक्सचर में नमक और बर्फ का अनुपात कितना हो गया मेरे दोस्तों? 1:3 हो गया। जल में अशुद्धियाँ मिलाने पर क्वथनांक क्या होता है? तो जल में अशुद्धियाँ अगर मिला देंगे मेरे दोस्तों तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगर पूछता मेरे दोस्तों कि जल में अशुद्धियाँ मिलाने पर गलनांक क्या होगा, तो गलनांक मेरे दोस्तों अशुद्धियाँ मिला देने पर घट जाती है और जल में अशुद्धियाँ मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है मेरे दोस्तों। क्वथनांक थोड़ा सा बड़ा नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो क्वथनांक बढ़ जाता है। और गलनांक 4 अक्षर का नाम होता है मेरे दोस्तों, तो गलनांक घट जाता है। आप लोग इस तरह से भी इस क्वेश्चन को ध्यान में रख सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों? प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलते हैं, जल का घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों? जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। अगर बोले कि जल का आयतन कितना डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है, तो मेरे दोस्तों जितना डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व ज़्यादा होगा उतना डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम होता है मेरे दोस्तों। तो घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा, तो आयतन सबसे ज़्यादा कम कितना पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा मेरे दोस्तों। जल का आयतन सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस पर और घनत्व पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। आयतन कम घनत्व ज़्यादा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, जल का शुद्धिकरण किस विधि से होता है? तो जल का शुद्धिकरण आसवन विधि से होता है। किस विधि से मेरे दोस्तों? जल का शुद्धिकरण आसवन विधि से होता है। आगे चलते हैं, बादल से वर्षा का होना कैसा उदाहरण है? तो बादल से वर्षा का होना संघनन का उदाहरण है मेरे दोस्तों। बादल से वर्षा का होना कैसा उदाहरण है? किसका उदाहरण? संघनन का उदाहरण है। आगे चलते हैं, कपूर का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है? तो कपूर का शुद्धिकरण मेरे दोस्तों ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? कपूर का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, मोम का पिघलना, मांसपेशी का सिकुड़ना एवं फैलना कैसा परिवर्तन है? तो मोम का पिघलना मेरे दोस्तों और मांसपेशी का सिकुड़ना और फैलना एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है मेरे दोस्तों? भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, मांसपेशी का सिकुड़ना और भौतिक परिवर्तन है। अगर आपसे पूछता कि मोम का जलना कैसा परिवर्तन है, तो मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का पिघलना बोल रहा है तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे बोल रहा है मेरा क्वेश्चन, जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है? तो जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है मेरे दोस्तों, जबकि लोहे की आयु घट जाती है। आपसे पूछेगा कि जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है, तो बढ़ेगा, लेकिन लोहे की उम्र क्या होती है मेरे दोस्तों? तो उम्र घटती जाती है। आगे चलते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहा जाता है मेरे दोस्तों। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहा जाता है। बोला जाता है धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों कि आघात वर्धनीयता का गुण किसमें पाया जाता है? धातु में, आधातु में, उपधातु में। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मारेंगे मेरे दोस्तों धातु में। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, सल्फर कोयले का चूर्ण एवं सोरा से बारूद का निर्माण होता है। बारूद का निर्माण किससे होता है? तो सल्फर से होता है, कोयले का चूर्ण से होता है, सोरा से, तीनों मिला करके बारूद का निर्माण होता है मेरे दोस्तों। सल्फर चारकोल भी कहीं कहीं आपको देखने
देखने मिल सकता है, सल्फर, चारकोल और सोरा। तो उसी तरह से सल्फर कोयले का चूर्ण एवं सोरा से बारूद का निर्माण होता है। बारूद क्या है मेरे दोस्तों? तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण है। बारूद क्या है? बारूद एक प्रकार का मिश्रण है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, विभिन्न प्रकार के वायु जो है से कैसा है? तो वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है मेरे दोस्तों। वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। वायु मिश्रण हो गया, बारूद भी यही बताए थे मेरे दोस्तों। तो बारूद सल्फर, चारकोल और सोरा से मिला हुआ एक मिश्रण ही है, और वायु भी गैसों का मिश्रण है। वायु किससे का मिश्रण है? तो वायु एक गैसों का मिश्रण है। पानी एवं दूध का मिश्रण कैसा मिश्रण है? तो पानी और दूध का मिश्रण मेरे दोस्तों समांगी मिश्रण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पानी और दूध का मिश्रण समांगी मिश्रण है। लेकिन दोस्तों बारूद और कुहासा आपसे पूछे तो बारूद और कुहासा विसमांगी मिश्रण हो जाएगा। बारूद और कुहासा विसमांगी मिश्रण है, लेकिन पानी और दूध मेरे दोस्तों समांगी मिश्रण है। आगे चलते हैं, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में सोडियम का उपयोग किया जाता है। बोल देगा आजकल की सड़क की रोशनी में पीले लैंप। जैसे ही पीले लैंप की बात करें मेरे दोस्तों, तो पीले लैंपों में किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम धातु का प्रयोग करते हैं। किसका मेरे दोस्तों? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है पीले लैंपे में। आगे चलते हैं, टंगस्टन तत्व बहुत कठोर एवं बहुत तन्य होते हैं। बोलेगा कि कौन सा तत्व बहुत कठोर एवं बहुत तन्य होते हैं? तो कौन सा तत्व है मेरे दोस्तों? टंगस्टन तत्व जो है सो बहुत कठोर एवं बहुत तन्य भी होते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता होती है। कौन सा तत्व की मेरे दोस्तों? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता होती है। आगे क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन? वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान कराता है, वह तत्व कौन सा है? तो वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान कराता है वह नाइट्रोजन है। क्या है मेरे दोस्तों? वह नाइट्रोजन तत्व है जो प्रोटीन की पहचान कराता है। आगे चलते हैं, सीसा अतिशीतित द्रव का उदाहरण है। बोलेगा मेरे दोस्तों कि सीसा कैसा उदाहरण है? तो सीसा एक अतिशीतित द्रव का उदाहरण है। कैसा मेरे दोस्तों? सीसा एक अतिशीतित द्रव का उदाहरण है। मैं आप लोग को 2 से 3 बार एक क्वेश्चन को रिपीट क्यों कराता हूँ मेरे दोस्तों? क्योंकि आप लोग को वीडियो के माध्यम से याद हो जाए, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़े मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, शीतल पेयों, अचारों और मुरब्बों के परीक्षण के लिए उपयोग में लाए जाने वाला रसायन क्या है मेरे दोस्तों? तो शीतल पेयों, अचारों और मुरब्बों के परीक्षण के लिए उपयोग में लाए जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। क्या है मेरे दोस्तों? सोडियम बेंजोएट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। आगे चलते हैं, डीजल के जलने से कौन सी विषैली गैस निकलती है? तो डीजल के जलने से मेरे दोस्तों CO एवं SO2 खतरनाक विषैली गैस निकलती है मेरे दोस्तों। किसके जलने से? डीजल के जलने से CO एवं SO2 जैसी खतरनाक विषैली गैस निकलती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, CO हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। तो इस मिश्रण का नाम क्या है? CO है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर के एक ऐसा मिश्रण बना देता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। तो इस मिश्रण का नाम क्या है? तो इस मिश्रण का नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम है मेरे दोस्तों? इस मिश्रण का नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आगे चलते हैं, मोमबत्ती के लौह का बाहरी भाग नीला क्यों होता है? क्योंकि यह नाइट्रोजन के संपर्क में होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मोमबत्ती के लौह का बाहरी भाग नीला क्यों होता है, तो आप आंसर क्या देंगे? क्योंकि यह नाइट्रोजन में संपर्क में होने के कारण, नाइट्रोजन के संपर्क में होने के कारण मोमबत्ती के लौह का बाहरी भाग नीला दिखाई देता है मेरे दोस्तों, नाइट्रोजन के संपर्क में होने के कारण। आगे चलते हैं, पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है। तो जलने वाली गैस का नाम क्या है? अगर पानी में हम सोडियम डाल देते हैं तो जलने लगती है। तो जलने वाली गैस का नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो जलने वाली गैस का नाम हाइड्रोजन है। और अगर आपसे पूछे कि जलने में मदद करने वाली कौन सी गैस है, तो जलने में मदद करने वाली गैस मेरे दोस्तों ऑक्सीजन हो जाएगी। मदद करने वाली पूछेगी तो ऑक्सीजन, लेकिन खुद जलने वाली गैस पूछ रहा है आपसे, तो जलने वाली खुद कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन हो जाएगी। आगे चलते हैं, येलो केक किसे कहते हैं? तो येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे दोस्त? येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड को कहा जाता है। विश्व में CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो विश्व में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है मेरे दोस्तों? अमेरिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विश्व में CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश अमेरिका हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? ब्रोमीन जल को रंगहीन एसिटिलीन बनाता है। कौन सा? ब्रोमीन जो है जल को कैसा बनाता है? तो रंगहीन एवं एसिटिलीन बनाता है। कैसा बनाता है मेरे दोस्तों? ब्रोमीन जल को रंगहीन एवं एसिटिलीन बना देता है। बोलेगा जल को रंगहीन एवं एसिटिलीन कौन बनाता है? तो ब्रोमीन बनाता है। आगे चलते हैं,
परिवर्तन तत्व का उदाहरण क्या है? तो परिवर्तन तत्व का उदाहरण मेरे दोस्तों, परिवर्तन यानी कि संक्रमण तत्व भी आपसे पूछ सकता है। तो संक्रमण यानी कि परिवर्तन तत्व का उदाहरण तांबा हो जाएगा मेरे दोस्तों। तांबा जो है संक्रमण तत्व का उदाहरण है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, अमोनिया साइनेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होती है? तो अमोनिया साइनेट को गर्म करने से यूरिया प्राप्त होती है मेरे दोस्तों। क्या प्राप्त होती है? अमोनिया साइनेट को हम गर्म करते हैं तो यूरिया प्राप्त होगी। आगे चलते हैं, जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड को। आगे चलते हैं, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक क्या क्या होता है? तो लोहे में अगर जंग लगने के लिए आवश्यक हमसे पूछे तो उसमें नमी एवं ऑक्सीजन होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? अगर जंग लगने के लिए लोहे में नमी एवं ऑक्सीजन की मात्रा लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है। आगे चलते हैं, सौर हवाएं प्लाज्मा नामक पदार्थ की बनी होती है। आपसे पूछेगी सौर हवाएं कौन सी पदार्थ की बनी होती है? तो सौर हवाएं प्लाज्मा नामक पदार्थ की बनी होती है। किससे बनी होती है मेरे दोस्तों? सौर हवाएं प्लाज्मा नामक पदार्थ की बनी होती है। आगे चलते हैं, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड मेरे दोस्तों नर्म लोहे का बना होता है। किससे बना होता है? ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक क्या कहलाता है? तो लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक सीमेंटाइट कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक सीमेंटाइट कहलाता है। आगे चलते हैं, ठोस अवस्था में अग्निशामक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ठोस अवस्था में अग्निशामक यानी कि आग बुझाने के रूप में हम किसे प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे दोस्तों एक क्या सोडा है? खाने वाला सोडा है मेरे दोस्तों। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका सूत्र क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? इसका सूत्र आप लोग को जानना जरूरी है, NaHCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? NaHCO3 हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा। आगे चलते हैं, वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत पर भार में उसकी आधी होती है। वह तत्व कौन सा है जो स्टील के समान मजबूत होती है लेकिन भार में उसकी आधी होती है? तो बता दो, टाइटेनियम है मेरे दोस्तों। वह तत्व कौन सा है? वह तत्व टाइटेनियम है। वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत है लेकिन भार में उसकी आधी है, टाइटेनियम कहलाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। बोलेगा मेरे दोस्तों कि शुष्क चूने पर कौन सी गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है? तो शुष्क चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है मेरे दोस्तों। क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। आगे चलते हैं, आवारा तत्व किसे कहा जाता है? तो आवारा तत्व किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? हाइड्रोजन को कहा जाता है। आवारा तत्व किसे कहा जाता है? आवारा तत्व हम लोग हाइड्रोजन को कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, प्रदीप्ति प्रकाश नलिका में आर्गन गैस होती है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों, प्रदीप्ति प्रकाश नलिका में कौन सी गैस होती है? तो आप क्या जवाब देंगे? प्रदीप्ति प्रकाश नलिका में आर्गन गैस होती है। क्या गैस होती है मेरे दोस्तों? प्रदीप्ति प्रकाश नलिका में आर्गन गैस होती है। आगे चलते हैं, 1945 ईस्वी में नागासाकी में गिराए गए बमों में प्लूटोनियम तत्व का उपयोग किया गया था। नागासाकी पर कब बम गिराया गया था मेरे दोस्तों? सबसे पहले बम गिराया गया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। और इसके जस्ट 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था मेरे दोस्तों। तो हिरोशिमा पर जो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया था मेरे दोस्तों? यूरेनियम का प्रयोग किया था। लेकिन उसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी में पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसमें मेरे दोस्तों यूरेनियम का नहीं बल्कि प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। यानी कि हिरोशिमा पर यूरेनियम का प्रयोग किया गया था और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया था उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा रंग उत्पन्न करता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मेरे दोस्तों हरा रंग उत्पन्न करता है। कैसा रंग उत्पन्न करता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा रंग उत्पन्न करता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, मीथेन और CO2 बायोगैस के मुख्य तत्व हैं। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों बायोगैस के मुख्य तत्व कौन कौन हैं? तो आपको बायोगैस के मुख्य तत्व कौन कौन, अगर मुख्य में नाम आए तो मीथेन और CO2 आपको जवाब देना है। बायोगैस के मुख्य तत्व मीथेन और CO2 हो जाते हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे बोल रहा है कैलोरीमीटर तांबा से बनाया जाता है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? कैलोरीमीटर तांबा से बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? कैलोरीमीटर तांबा से बनाया जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आकाश में बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनती है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस बनती है? तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनती है। कौन सा दोस्तों मेरे दोस्तों? आकाश में बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनती है। आगे चलते हैं,
बोल रहा है दोस्तों, क्रोमियम तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। क्रोमियम तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। आपसे बोलेगा कि कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है, तो आप क्या बोलेंगे? क्रोमियम तत्व ऐसा है मेरे दोस्तों कि सभी रंगीन यौगिक बनाता है। कौन सा तत्व? क्रोमियम तत्व ऐसा है जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो क्रोमियम तत्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है, क्वार्टर्ज में सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन तत्व मौजूद होते हैं। बोलेगा मेरे दोस्तों, क्वार्टर्ज में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? क्वार्टर्ज में सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन तत्व मौजूद होते हैं। क्वार्टर्ज में मेरे दोस्तों, क्वार्टर्ज में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन तत्व मौजूद होते हैं। आगे बोल रहा है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है मेरे दोस्तों? तो वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपसे पूछा कि अंडे का आवरण किसका बना होता है मेरे दोस्तों? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। बोल रहा है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? अभी हम लोग देखें, अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है मेरे दोस्तों? तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है और अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। DDT का पूर्ण रूप क्या है? तो DDT का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन हो जाएगा। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT का पूर्ण रूप है मेरे दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को राइट आंसर ध्यान से देखेंगे। आगे चलते हैं। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? आपसे पूछेगा जल में सबसे कम घुलनशील कौन सी गैस है मेरे दोस्तों? तो सबसे कम घुलनशील जल में कौन सी है? अमोनिया हो जाएगी। जल में सबसे कम घुलनशील गैस अमोनिया है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। सोना तत्व सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आप लोग बोलोगे मेरे दोस्तों कि कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में सदैव पाया जाता है? सदैव यानी कि हमेशा। हमेशा कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाएगा? तो सोना तत्व ऐसा है मेरे दोस्तों कि सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या कह रहा है, पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में कौन सा तत्व मौजूद नहीं था? पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में यानी कि शुरुआत के दौर में कौन सा तत्व पृथ्वी पर मौजूद नहीं था? तो ऑक्सीजन तत्व मेरे दोस्तों। पृथ्वी पर आरंभिक वातावरण ऑक्सीजन ही मौजूद नहीं था मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। मोटर कारों से निकलने वाले उजले धुएं में कौन सा तत्व की प्रमुखता होती है? मोटर कारों से निकलने वाले उजला धुआं, अगर मोटर कार से उजला धुआं निकल रहा है मेरे दोस्तों तो उसमें सीसा तत्व ज़्यादा होता है। कौन सा तत्व होता है मेरे दोस्तों? सीसा तत्व प्रमुखता से पाया जाता है। जो उजला धुआं निकलता है मोटर कार से उसमें मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से मछलियाँ किसकी कमी के कारण मर जाती है? तो जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से मछलियाँ ऑक्सीजन की कमी से मर जाती है। किसकी कमी से मेरे दोस्तों? जल स्रोतों में अगर प्रदूषण की मात्रा बढ़ते जाती है तो मछलियाँ उसमें ऑक्सीजन की कमी होती जाती है मेरे दोस्तों। अगर प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी तो वाजिब बात है कि ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ धीरे धीरे कमती जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ उसमें मर जाती हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। अभी इस क्वेश्चन को पढ़े थे हम लोग मेरे दोस्तों। प्रोटीन जो है से किस गैस का प्रमुख यौगिक था? प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक था मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन सा गैसों से होता है? तो तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ मेरे दोस्तों हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से होता है। कौन सा गैसों से होता है? तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से बना होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। बिजली चमकने के दौरान हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? जब बिजली चमकता है तो कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बिजली के चमकने के दौरान बोल रहा है मेरे दोस्तों कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन का भाग जो है नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन का भाग ऑक्साइड में, यानी कि बिजली चमकने के दौरान ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें मेरे दोस्तों? नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। आगे चलते हैं। कांच, सीमेंट और क्वार्टर्ज का उभयनिष्ठ तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है। अभी क्वेश्चन को पढ़े थे मेरे दोस्तों। कांच, सीमेंट और क्वार्टर्ज, क्वेश्चन वहाँ पर क्या कर रहा था? क्वार्टर्ज किसका तत्व है? तो सिलिकॉन का हो गया था। कांच, सीमेंट और क्वार्टर्ज का उभयनिष्ठ तत्व कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। आगे चलते हैं।
माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या हैं? तो माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड है। क्या है मेरे दोस्तों? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड है मेरे दोस्तों। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड है। आप लोग को 3 से 4 बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कराता हूं मेरे दोस्तों, ताकि आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, एक ही वीडियो और आपको माइंड में सेट हो क्वेश्चन मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस का मेरे दोस्तों एक और नाम होता है अजनबी गैस। आपसे पूछे अजनबी गैस किसे कहते हैं, तो अजनबी गैस पूछे या स्ट्रेंजर गैस पूछे, दोनों को दोनों जिनोन गैस को कहते हैं मेरे दोस्तों। स्ट्रेंजर गैस का ही अन्य नाम एक अजनबी गैस भी है, अजनबी गैस है। स्ट्रेंजर गैस जिनोन को, अजनबी गैस भी पूछेगा तो जिनोन गैस को कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। घरों में प्रयुक्त ब्लीच का मुख्य संघटक क्या है? घरों में प्रयुक्त ब्लीच जो करते हैं लोग, उसमें मुख्य घटक क्या होता है? तो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? ब्लीच का मुख्य घटक क्या होता है? सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है। ब्लीच का मुख्य घटक सोडियम हाइपोक्लोराइट हो गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाएगी तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। तो एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों? 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु होता है। वो क्वेश्चन बोल रहा था किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो एवोगाड्रो संख्या कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना हो? 6.022 गुना 10 के पावर 23। अभी बताया था मेरे दोस्तों कितना होता है? 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी मेरे दोस्तों? जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी को याद रहना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। आगे चलते हैं। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था मेरे दोस्तों? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने किया था। आगे चलते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। बोल रहा है मेरे दोस्तों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में आपसे पूछेगा कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा उपस्थित होता है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। और इलेक्ट्रॉन पूछेगा मेरे दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं मेरे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में उपस्थित होता है। बताया था मेरे दोस्तों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में उपस्थित रहेंगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के परमाणु में यानी कि नाभिक में उपस्थित रहेंगे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों कौन ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आपको आंसर लगाना है कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है मेरे दोस्तों जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो आपको बता दूं मेरे दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पर क्या होता है? धन आवेश। और न्यूट्रॉन कैसा होता है मेरे दोस्तों? न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है मेरे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन कण है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती है समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहा जाता है। परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। देखिए तो दोस्तों P का 1 यहाँ भी है, यहाँ भी D का 1 है, T का 1 यहाँ, लेकिन सभी में नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों परमाणु संख्या, यानी कि प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या ही बोलते हैं। तो देखिए परमाणु संख्या तीनों में समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या सब में अलग अलग है। देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो इसी को मेरे दोस्तों समस्थानिक कहा जाता है, यानी कि आइसोटोप्स भी कहा जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों का नाम आपको बता दूं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। परमाणु भार बीटा किरण के उत्सर्जन का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो परमाणु भार बीटा किरण के उत्सर्जन का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12 है मेरे दोस्तों। क्या है? C12 है। परमाणु भार बीटा किरण के उत्सर्जन का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12 होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं।
संभारिक विकिरण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप की उत्पन्न होती है। बोल रहा है, आगे पूछा आपसे क्वेश्चन कि विकिरण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होते हैं, तो समभारिक उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्तों? विकिरण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप समभारिक उत्पन्न होते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन जो बल प्रयोग करता है वह गुरुत्वीय एवं नाभिकीय बल है। बोल रहा है क्वेश्चन मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन जो बल प्रयोग करता है वह गुरुत्वीय एवं नाभिकीय है। कैसा है? वह गुरुत्वीय एवं नाभिकीय बल है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर एम भी ऊर्जा मुक्त होती है। एक परमाणु द्रव्यमान को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितना ऊर्जा मुक्त होती है, तो 931 एमईवी ऊर्जा मुक्त होती है। कितना होती है मेरे दोस्तों? 931 ऊर्जा मुक्त होती है। आगे चलते हैं, 6.25 गुना 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन मिलकर विद्युत धारा का 1 माइक्रो एम्पियर बनाते हैं मेरे दोस्तों। कितना बनाते हैं? 6.25 गुना 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन मिलकर विद्युत धारा का 1 माइक्रो एम्पियर बनाते हैं मेरे दोस्तों। कितना बनाते हैं? 1 माइक्रो एम्पियर धारा बनाते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, परिसंचरण तंत्र के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए Na24 यानी कि सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए मेरे दोस्तों सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, बीटा कण के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। बताया था मेरे दोस्तों, कौन सा कण के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है, तो बीटा कण के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का वह समस्थानिक कौन सा है जो रेडियो सक्रियता का गुण भी प्रदर्शित करता है। आई बताया था मेरे दोस्तों कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तब बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है, तो हाइड्रोजन का ट्राइटियम ऐसा समस्थानिक है मेरे दोस्तों जो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा समस्थानिक हो जो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है, तो ट्राइटियम हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, किसी भी तत्व का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? किसी भी तत्व का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? तो परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? परमाणु कहलाएगा। और किसी यौगिक का सूक्ष्म कण क्या कहलाएगा? तो अणु कहलाएगा। अगर यौगिक का बोले आप उसको कौन किसी यौगिक का छोटा से छोटा कण क्या कहलाएगा? तो अणु कहलाएगा। और किसी तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? यौगिक का सूक्ष्मतम कण को अणु और तत्व का सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को हम लोग विभाज्य नहीं कर सकते? यह डाल्टन ने कहा था। किसने कहा था मेरे दोस्तों? डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, हम लोग परमाणु को विभाज्य नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया है? तो स्थिर अनुपात का नियम मेरे दोस्तों जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम कौन दिया था मेरे दोस्तों? जोसेफ प्राउस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, गुणित अनुपात का नियम कौन दिया है? तो गुणित अनुपात का नियम मेरे दोस्तों आपको बता दूं जॉन डाल्टन ने दिया है। कौन दिया है? गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया है। आगे चलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कौन दिया है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेबोजियर ने दिया है। किसने दिया है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेबोजियर ने दिया है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के 1/1840वां भाग होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन के 1/1840वां भाग होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, क्या करें, न्यूट्रॉन उदासीन है। न्यूट्रॉन कैसा है मेरे दोस्तों? उदासीन है, यानी कि आवेशहीन है। आई बताया था मेरे दोस्तों आपको, न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है, यानी कि उदासीन भी हम बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ये बताया था मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एक पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, और एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बचा, न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है, उसको हम उदासीन भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो जाएगा? तो -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है मेरे दोस्तों। और प्रोटॉन पर क्या बताया मेरे दोस्तों? प्रोटॉन पर होता है
1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। बस फर्क इतना ही है मेरे दोस्तों, दोनों का उतना ही आवेश होता है मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। बस फर्क इतना ही कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि माइनस में 1.6 गुना 10 के पावर 19 हम कूलाम हम बोलेंगे, और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, इसलिए हम लोग प्लस में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन पर माइनस में लिखेंगे और प्रोटॉन पर प्लस में लिखेंगे, क्योंकि प्रोटॉन एक धनावेशी कण है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो प्रोटॉन की खोज मेरे दोस्तों गोल्डस्टीन ने किसने किया है? गोल्डस्टीन ने की है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, और कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है तो रदरफोर्ड भी देखने को मिल सकता है मेरे दोस्तों। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, और कहीं कहीं आपको रदरफोर्ड भी देखने को मिलता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तीनों कणों में सबसे अधिक होता है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है मेरे दोस्तों, लेकिन द्रव्यमान तीनों में सबसे अधिक किसका होगा मेरे दोस्तों? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तीनों कणों में सबसे अधिक होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है मेरे दोस्तों। एक्सरे की खोज किसने किया है? तो एक्सरे की खोज रोएंटजन ने किया है। किसने किया मेरे दोस्तों? एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? बोल रहा है कि एमके नील और ई रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। आपसे पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन इतना पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कौन किया है मेरे दोस्तों? तो आपको इतना बताना है, नेल और रुस्का बताना है। कौन बताना है? नेल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कौन किया मेरे दोस्तों? तो नेल और रुस्का ने खोज किया था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, पॉजिट्रॉन अभी आपको बताया था मेरे दोस्तों, पॉजिट्रॉन अभी आया है, अभी बताया था मेरे दोस्तों, प्रोटॉन बताया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने की है, लेकिन पॉजिट्रॉन यहाँ पर पूछ रहा है, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की है। कौन किया मेरे दोस्तों? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज कौन की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने की थी। किसने की थी मेरे दोस्तों? न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने किया था। आगे चलते हैं, मेसॉन की खोज कौन किया है? तो मेसॉन की खोज यूकावा ने किया है। किसने किया है? मेसॉन की खोज यूकावा ने किया है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन है? तो पॉजिट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? पॉजिट्रॉन जो है से इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। आपसे बोलेगा कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था मेरे दोस्तों? परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु का आकार कितना होता है? परमाणु का आकार मेरे दोस्तों 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है मेरे दोस्तों। अगर आपसे नाभिक का आकार पूछे तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। कितना मेरे दोस्तों? नाभिक का आकार परमाणु के आकार से छोटा होता है, यानी कि परमाणु का आकार 10 के पावर माइनस में 10 है, तो नाभिक का आकार 10 के पावर माइनस में 15 होगा। माइनस में जितना बढ़ता जाता है मेरे दोस्तों, वो चीज़ उतना ही कमती जाती है, यानी कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 15 मीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। अभी बताया था मेरे दोस्तों कि परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उसे हम परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन की संख्या है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। आप सिंपल इतना याद रखेंगे कि प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? तो केवल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, लेकिन प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को पूछे आपसे, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। केवल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, किसी तत्व के परमाणु के बाहरीतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरीतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अष्टक पूरा करने के लिए कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है या साझा करता है उसे इलेक्ट्रॉन का संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? उसे इलेक्ट्रॉन का संयोजकता कहते हैं। क्वेश्चन को ठीक से समझिए, अष्टक पूरा करने के लिए कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है या साझा करता है उसे इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कहा जाता है मेरे दोस्तों। सबसे अधिक समस्थानिक किसका है मेरे दोस्तों? तो सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम का है। पोलोनियम का समस्थानिक कितना है मेरे दोस्तों? तो पोलोनियम के 27 समस्थानिक है। कितना है? 27, यानी कि 27 समस्थानिक है पोलोनियम के। सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसका है? तो पोलोनियम हो गया 27। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है?
आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। आपसे पूछेगा कि किसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, तो आपको आंसर देना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है मेरे दोस्तों स्पिन क्वांटम जो है से इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बनाता है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण को कौन बनाता है, तो स्पिन क्वांटम यानी कि एस कौन बनाता है मेरे दोस्तों, स्पिन क्वांटम यानी कि एस जो है सो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बनाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, एस सबसेल का आकार कैसा होता है, तो एस सबसेल का आकार कैसा होता है मेरे दोस्तों, एस्पेरिकल होता है। कैसा होता है, एस्पेरिकल होता है मेरे दोस्तों। एस सबसेल का आकार एस्पेरिकल होता है। आगे पूछ रहा है मेरे दोस्तों कि पी सबसेल का आकार कैसा होता है, तो पी सबसेल का आकार मेरे दोस्तों तो डम्बल शेड होता है। कैसा होता है, डम्बल स्टेपेड होता है, डम्बल स्पेड। आगे बोल रहा है मेरे दोस्तों डी सबसेल का आकार कैसा होता है, तो डी सबसेल का आकार होता है डबल डम्बल स्नैप्ड होता है। कैसा होता है, डबल डम्बल स्पैड होता है। क्या होता है, डबल डम्बल स्पैड। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, एफ स्पेल का आकार कैसा होता है, तो एफ स्पेल का आकार कैसा होता है, तो कंप्लीटेड स्पैड होता है। कैसा होता है, कंप्लीटेड स्पैड होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, रासायनिक बंधन किसी पदार्थ में अणु या परमाणु जिस बल के द्वारा बंधा रहता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग। किसी भी पदार्थ में अणु या परमाणु जिस बल के द्वारा बंधा रहता है उसे हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, किसी भी पदार्थ में अणु या परमाणु जिस बल के द्वारा बंधा रहता है उसे रासायनिक बंधन कहा जाता है। आगे चलते हैं, एक धातु एवं अधातु के बीच वैद्युत संयोजक बंध बनाता है। बोल रहा है एक धातु एवं अधातु के बीच कैसा संयोजन बनता है, तो धातु एवं अधातु के बीच वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। कैसा बनता है, वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। एक धातु एवं अधातु के बीच वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। आप लोग ध्यान से रखेंगे इसको देख के। सबसे अधिक मजबूत बंधन, सबसे अधिक मजबूत बंधन वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन होता है। सबसे अधिक मजबूत बंधन बोले चाहे वैद्युत संयोजक बंधन या फिर आयनिक बंधन होता है। क्या होता है, सबसे अधिक मजबूत बंधन वैद्युत संयोजक बंधन या फिर आयनिक बंधन होता है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वैद्युत संयोजक बंधन या फिर आयनिक बंधन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे दोस्तों। आगे बोल रहा है मेरे दोस्तों इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का क्वथनांक एवं द्रव्यनांक उच्च होता है। किसका होता है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का क्वथनांक एवं द्रव्यनांक उच्च होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन से बने यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। बोलेगा कि जल में घुलनशील कौन सा बंधन से बने यौगिक होते हैं, तो वैद्युत संयोजक बंधन से बने यौगिक जो है जल में घुलनशील होते हैं। जलीय अवस्था में यह विद्युत का सुचालक एवं ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। ठोस अवस्था रहेगा तो उसमें विद्युत का कुचालक है मेरे दोस्तों, लेकिन जलीय अवस्था में इसमें विद्युत का सुचालक हो जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आधातुओं के बीच कैसा बंधन बनता है, तो आधातुओं के बीच मेरे दोस्तों सहसंयोजक बंधन बनता है। अभी बताया था मेरे दोस्तों कि धातु और आधातु के बीच कैसा संयोजन बनता है, तो वैद्युत संयोजक बंधन, और आधातु के बीच कैसा संयोजक बनेगा, तो सहसंयोजक बंधन बनेगा मेरे दोस्तों। आधातु के बीच सहसंयोजक बंधन बनेगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, सहसंयोजन का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। किसका होता है मेरे दोस्तों, सहसंयोजन का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। अभी बताया था आप लोग के दोस्तों कि द्रव्यनांक एवं क्वथनांक किसका उच्च होता है, तो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का। किसका, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। उसी प्रकार से यहाँ सहसंयोजक का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है मेरे दोस्तों। आपसे उच्च बोलेगा तो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होगा, और कम बोलेगा तो सहसंयोजन का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते क्या कह रहा है कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत का कैसा होता है, तो कुचालक होता है। सहसंयोजक यौगिक विद्युत का कुचालक होता है मेरे दोस्तों। कैसा होता है, कुचालक होता है। आगे बोला कि पाई बॉन्ड की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। कैसा होता है, पाई बॉन्ड की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड जो है मजबूत होता है मेरे दोस्तों। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की अपेक्षा मजबूत होती जाती है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, एकल बंधन में कितना सिग्मा बंधन होता है, तो एकल बंधन में मेरे दोस्तों एक सिग्मा बंधन होता है। कितना होता है, एकल बंधन में एक सिग्मा बंधन होता है मेरे दोस्तों। आगे क्या मोरे बोल रहा है
कि त्रिक बंधन में एक सिग्मा एम 2 पाई बॉन्ड होता है। एकल बंधन में क्या बताया था मेरे दोस्तों, एकल बंधन में एक सिग्मा बंधन होता है। एकल बंधन मतलब एक सिग्मा बंधन, और त्रिक बंधन यानी कि ट्रिपल यानी कि 3 बॉन्ड में एक सिग्मा एम 2 पाई होता है। कितना होता है, त्रिक बंधन आपसे बोल दे तो उसमें एक सिग्मा तो रहेगा ही रहेगा, 2 पाई बॉन्ड भी होगा। त्रिक बंधन में एक सिग्मा एवं 2 पाई बॉन्ड, और एकल बंधन में केवल एक सिग्मा रहेगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, अमोनिया NH3 के बंधक कोण कितना होता है, तो आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे मेरे दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे अमोनिया के बंधक कोण 109 डिग्री होता है। कितना होता है, अमोनिया के बंधक कोण 109 डिग्री होता है। अगर जल में आपसे पूछे कि जल में बंधन कोण कितना होता है, तो 105 डिग्री होता है। कितना होता है, जल में H2O में बंधन कोण 105 डिग्री और NH3 में बंधन कोण 109 डिग्री हो गया। CO2 एवं C2H2 में बंधन कोण कितना होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और C2H2 में बंधन कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, CH4 में बंधन कोण कितना होता है, तो CH4 में बंधन कोण 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है मेरे दोस्तों, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। आगे बोल रहा कि C2H4 यानी कि इथेन में बंधन कोण कितना होता है, तो इथेन में बंधन कोण 120 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन इतना दूर में दोस्तों ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, उप सहसंयोजक बंधन सबसे कमज़ोर होता है। सबसे कमज़ोर कैसा बंधन होता है, तो उप सहसंयोजक बंधन जो है सबसे कमज़ोर होता है मेरे दोस्तों, उप सहसंयोजक बंधन सबसे कमज़ोर होता है। आगे मेरा क्या बोल रहा है, वैसा तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा किरणें निकालती है उसे क्या कहते हैं, उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, वैसा तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा किरण निकालती है उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए हैं, तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की है। किसने किया है, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, तो रेडियो सक्रियता की इकाई मेरे दोस्तों बैक्यूरेल, क्यूरी एवं रदरफोर्ड होता है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने किया था, उसकी इकाई भी बैक्यूरेल, क्यूरी एवं रदरफोर्ड तीनों को माना जाता है। रेडियो सक्रियता की इकाई को बैक्यूरेल, क्यूरी और रदरफोर्ड तीनों को माना जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को मेरे दोस्तों गाइगर मूलर काउंटर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को गाइगर मूलर काउंटर कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, नेप्टेरियम एक कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व है। बोल देगा ऑप्शन में आपको दे देगा कि कौन सा कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व है, तो आपको क्या राइट आंसर हो जाएगा, नेप्टेरियम जो है, नेप्टेरियम एक कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व है। कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है, नेप्टेरियम हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में किसने बतलाया था, तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में F जूलियट ने बताया था। किसने बताया था, कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में F जूलियट ने बताया था। और एक कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है, तो नेप्टेरियम हो जाएगा, उसका संकेत चिन्ह NP होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, रेडियम एवं पोलोनियम की खोज किसने की थी, रेडियम का संकेत चिन्ह होता है Ra और पोलोनियम का संकेत चिन्ह बताया था मेरे दोस्तों। सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसका होता है, पोलोनियम के, कितने होते हैं 27। और बोल रहा है कि रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की, तो रेडियम पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया है। किसने किया मेरे दोस्तों, मैडम क्यूरी ने किया है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व किसका है, सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है, तो रेडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, रेडियम हो जाएगा। रेडियम के बताया मेरे दोस्तों कौन खोज किया है, मैडम क्यूरी ने खोज किया है। सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम हो गया। रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है मेरे दोस्तों, तो अंतिम उत्पाद लेड हो जाएगा, यानी कि सीसा हो जाएगा, Pb। क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा, यानी रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम तत्व लेड हो जाएगा, सीसा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, C14 का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग होता है, तो C14 यानी कार्बन 14 का प्रयोग हम लोग दोस्तों जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में भी किया जाता है। और कार्बन 14 का प्रयोग मेरे दोस्तों कार्बन डेंटिंग विधि को भी ज्ञात करने में किया जाता है। किसको, कार्बन डेंटिंग विधि बोल सकते हैं। और C14 का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में भी किया जाता है मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, पृथ्वी, चट्टान एवं पुरानी इमारतों की आयु ज्ञात करने में कौन सा विधि का उपयोग करेंगे। बोल रहा है कि पृथ्वी, चट्टान एवं पुरानी इमारत की आयु ज्ञात करने में कौन सा विधि का उपयोग करेंगे, तो यूरेनियम लेड विधि का उपयोग करते हैं। किसका विधि का मेरे दोस्तों, यूरेनियम लेड विधि का उपयोग करते हैं, यूरेनियम लेड विधि। पृथ्वी का आयु पूछता है मेरे दोस्तों कि पृथ्वी की आयु, चट्टान की आयु एवं पुरानी इमारत की आयु ज्ञात करने में कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे, तो यूरेनियम लेड विधि का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं,
बोल रहा है कि आयोडीन 131 का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो आयोडीन 131 का उपयोग मेरे दोस्तों घेंघा रोग के उपचार में होगा। किसके उपचार में होगा मेरे दोस्तों? आयोडीन 131 का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। आगे क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों? कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। किसके रोग के उपचार में मेरे दोस्तों? कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। और आयोडीन 131 का प्रयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। आगे मेरा बोल रहा है कि P32 यानी कि फास्फोरस 32 का उपयोग किसके निर्माण में करेंगे? तब फास्फोरस 32 का उपयोग हम लोग उर्वरक के निर्माण में करेंगे। फास्फोरस 32 यानी कि P32 का उपयोग हम लोग उर्वरक के निर्माण में करते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, सोडियम 24 का उपयोग रक्त परिसंचरण तंत्र में किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त परिसंचरण में किया जाता है। बताया था मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को रिपीट किया हूँ। Na24 यानी कि सोडियम 24 का उपयोग रक्त परिसंचरण में किया जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, जब एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में बदल जाएगा तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक टूट कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहता है? अभी क्वेश्चन क्या था? जब 2 भारी नाभिक टूट के हल्का हल्का बदल जाएगा तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और जब 2 हल्का हल्का जुड़ करके भारी नाभिक में बदल जाएगा उसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्या कहता है? नाभिकीय संलयन कहा जाता है। सूर्य से हम लोग को जो प्राप्त ऊष्मा प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है मेरे दोस्तों? नाभिकीय संलयन के द्वारा ही प्राप्त होता है। कैसे? सूर्य में ऊष्मा का जो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन का उदाहरण है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, परमाणु बम जो है से किस पर आधारित है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो परमाणु बम जो हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंका गया था मेरे दोस्तों 6 अगस्त और 9 अगस्त को, उस पर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है मेरे दोस्तों। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी कि जब एक भारी टूटकर 2 हल्के हल्के नाभिक के बदलता है उसे परमाणु विखंडन यानी कि नाभिक विखंडन भी कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन बम आपसे पूछे, हाइड्रोजन बम किस पर सिद्धांत पर आधारित है मेरे दोस्तों? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है मेरे दोस्तों। एक न्यूट्रॉन बम होता है मेरे दोस्तों, एक न्यूट्रॉन बम होता है जो केवल जीवित चीज़ को हानि पहुंचा सकता है, लेकिन इमारत यानी कि बिल्डिंग को हानि नहीं पहुंचा सकता है। जीवित चीज़ों को मारने के लिए न्यूट्रॉन बम का प्रयोग कर देते हैं आदमी, लेकिन वहाँ बिल्डिंग का नुकसान कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। न्यूट्रॉन बम का ऐसा खासियत है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किसने किया था? तो परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे चलते हैं, एटॉमिक रिएक्टर बताइए, एटॉमिक रिएक्टर जो है कब बना था? तो एटॉमिक रिएक्टर मेरे दोस्त 2 दिसंबर 1942 ईस्वी को बना था। कब बना था? एटॉमिक रिएक्टर 2 दिसंबर 1942 ईस्वी को सर्वप्रथम बना था मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन है? तो भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा है मेरे दोस्तों। कौन सा है? अप्सरा है। अप्सरा कब बना था मेरे दोस्तों? तो 1956 ईस्वी में बना था। कितना बना था? अप्सरा 1956 ईस्वी में बना था मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे आ गया मेरा क्वेश्चन, अप्सरा 1956 ईस्वी मुंबई के ट्रॉम्बे नामक स्थान पर बना था। ये बताया था मेरे दोस्तों, भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा है। अप्सरा का निर्माण 1956 ईस्वी मुंबई के ट्रॉम्बे नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई के ट्रॉम्बे नामक स्थान पर अप्सरा का निर्माण 1956 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, परमाणु रिएक्टर का कोर किसका बना होता है? तो परमाणु रिएक्टर का कोर यूरेनियम का बना होता है। किसका बना होता है मेरे दोस्तों? परमाणु रिएक्टर का कोर यूरेनियम का बना होता है मेरे दोस्तों। आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किसकी बनी होती है? परमाणु रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ होती है से बोरॉन और कैडमियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है मेरे दोस्तों? बोरॉन या फिर कैडमियम की बनी होती है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ का प्रयोग हम लोग करते हैं, वो बोरॉन या कैडमियम कुछ भी की बनी हो सकती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, मंदक के रूप में भारी जल यानी कि ड्यूटुओ या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का ही प्रयोग किया जा सकता है या फिर ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जा सकता है। आई बताया था मेरे दोस्तों कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में बोरॉन और कैडमियम का प्रयोग करेंगे, उसी प्रकार से मंदक के रूप में भारी जल के रूप में हम लोग मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का भी उपयोग करेंगे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, परमाणु रिएक्टर का शीतलक सोडियम या पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का बना होता है। आगे बोलेगा आपसे क्वेश्चन कि परमाणु रिएक्टर का जो शीतलक है
किसके किसके मिश्र धातु का बना होता है? तो सोडियम या फिर पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का। किसका मेरे दोस्तों? सोडियम या फिर पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का बना होता है परमाणु रिएक्टर का जो शीतलक बना होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अल्फा कण वस्तुतः हीलियम के नाभिक जैसा होता है। कैसा होता है? अल्फा कण मेरे दोस्तों बोलेगा आपसे कि हीलियम के नाभिक जैसा कौन सा कण होता है? तो अल्फा कण होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? अल्फा कण हीलियम के नाभिक जैसा प्रस्तुत होता है मेरे दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए आगे दोस्तों, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी ईस्वी में किसने किया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। किसने किया था मेरे दोस्तों? प्राउस्ट ने किया था। आगे बोल रहा है कि वर्तमान समय में पूर्ण ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है? तो वर्तमान समय में पूर्ण ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है मेरे दोस्तों? 118 है। अभी वर्तमान समय पीरियोडिक टेबल में ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है मेरे दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके जन्मदाता किसे माना जाता है? मोसले को माना जाता है। किसके माना जाता है मेरे दोस्तों? मोसले। मोसले आधुनिक आवर्त सारणी कब दिए थे मेरे दोस्तों? 1913 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी का पिता जो मोसले को माना जाता है वो आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में दिए थे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी वर्गों की संख्या कितना है मेरे दोस्तों? तो आधुनिक आवर्त सारणी वर्गों की संख्या कुल आपसे पूछे तो 18 हो जाएगी, और ऐसे आपसे पूछता है आधुनिक आवर्त सारणी वर्गों की संख्या 9 है, लेकिन उपवर्गों को जोड़ते हुए मेरे दोस्तों 9 और जुड़ जाती है, तो यानी कि 18 माना जाता है। आगे चलते हैं, आधुनिक आवर्त में आवर्तों की संख्या कितना है? तो आवर्तों की संख्या मेरे दोस्तों 7 हो जाएगी, और वर्गों की संख्या उपवर्गों सहित 18 हो जाएगी। हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है। अभी बताया था मेरे दोस्तों कौन सा तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है? तो हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अगर आवर्त में हम बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान मेरे दोस्तों बढ़ जाता है। क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ जाता है। आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाए आवर्त में तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ता जाता है। अगर आवर्त में हम बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता का मान पहले बढ़ता है, लेकिन फिर बोल दिया कि पहले बढ़ता है फिर क्या होता है, लेकिन फिर घट भी जाता है मेरे दोस्तों। आवर्त में हम बाएं से दाएं जाए पर तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ता है, लेकिन संयोजकता का मान सबसे पहले बढ़ता है लेकिन फिर घटता भी जाता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा लेकिन संयोजकता का मान पहले बढ़ेगा लेकिन फिर घटना भी शुरू होगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे हम लोग तो परमाणु का आकार घटता जाएगा मेरे दोस्तों। क्या होगा? परमाणु का आकार घटता जाएगा। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है? तो आयनन विभव का मान बढ़ता है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान भी बढ़ता जाता है। आप लोग को बताया मैं क्या आधुनिक आवर्त सारणी में, आप लोग फाइनल बार एक बार बता रहा हूँ कि आधुनिक आवर्त सारणी में अगर आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ेगा, आयनन विभव का मान बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान भी बढ़ेगा मेरे दोस्तों। किसका किसका मान बढ़ेगा? तब संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ेगा, आयनन विभव का मान बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान भी बढ़ता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किस में होती है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्लोरीन में होती है। किस में होती है मेरे दोस्तों? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्लोरीन की होती है। आगे चलते हैं, वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या रहता है? अगर वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान मेरे दोस्तों समान रहता है। कितना रहता है? समान रहता है। अगर वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान समान ही रहता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि दू के ए ग्रुप वाले तत्व को क्या कहा जाता है? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, यानी कि क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है मेरे दोस्तों। वर्ग ए के ग्रुप वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो वर्ग एक के ए वाला के बोलता है मेरे दोस्तों, तब मृदा धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मृदा धातु हो जाता है। और अगर दो अक्ष बोले कि दू के एक ग्रुप वाले तत्व क्या कहते हैं? तो पहला को हो गया कि मेरे दोस्तों मृदा धातु, और दूसरा के बोलेगा मेरे दोस्तों तो क्षारीय मृदा धातु। क्या हो जाएगा? क्षारीय मृदा धातु होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि 5 के ए ग्रुप वाले तत्व को निकोजेंस कहा जाता है। बोल देगा आपसे कि कौन सा ग्रुप वाले तत्व को निकोजेंस कहा जाता है? तो निकोजेंस मेरे दोस्तों 5 के ए ग्रुप वाले तत्व को निकोजेंस कहा जाता है मेरे दोस्तों। निकोजेंस का अर्थ क्या होता है? तो निकोजेंस का अर्थ होता है मेरे दोस्तों उर्वरक का उत्पादन। निकोजेंस का अर्थ क्या होता है? उर्वरक का उत्पादन होता है मेरे दोस्तों।
आगे बोल रहा है 6 का एक ग्रुप वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो 5 वाले, ये 5 के एक ग्रुप वाले तत्व को निकोजेंस और 6 के एक ग्रुप वाले तत्व को चेल्कोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? अगर 6 के एक ग्रुप वाले तत्व को आपसे पूछे तो चेल्कोजेन हो जाएगा, 5 के एक को निकोजेंस हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आपको ही बताया था मैंने, निकोजेंस का होता है उर्वरक का उत्पादन और चेल्कोजेन का अर्थ क्या होता है? तो चेल्कोजेन का अर्थ होता है अयस्क का निर्माण करना। चेल्कोजेन का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? अयस्क का निर्माण करना होता है। वर्ग 7 के एक वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो वर्ग 7 के एक वाले तत्व को हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? वर्ग 7 के एक ग्रुप वाले तत्व को हैलोजन कहा जाता है। आगे बोल रहा है मेरे दोस्तों, पटाखों में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो पटाखों में लाल रंग मेरे दोस्तों अस्ट्रांसियम के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? अस्ट्रांसियम के कारण। अस्ट्रांसियम का संकेत चिन्ह क्या है? SR से हम लोग अस्ट्रांसियम को दर्शाते हैं मेरे दोस्तों। आगे बोल रहा है, पटाखों में हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? पटाखों में लाल रंग अस्ट्रांसियम के कारण, और हरा रंग आपसे पूछे तो हरा रंग बेरियम के कारण उत्पन्न होता है। किसके होता है मेरे दोस्तों? हरा रंग बेरियम के कारण उत्पन्न होता है। 8 के एक ग्रुप वाले को क्या कहता है? अभी 7 के ग्रुप वाले को क्या कहा है? हैलोजन। 6 के वाला क्या कहा है? चेल्कोजेंस। 5 के वाला क्या कहा? निकोजेंस। और 8 के ग्रुप वाले को क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? शून्य वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्य वर्ग कहेंगे। वर्ग 8 के एक ग्रुप वाले को शून्य वर्ग कहा जाता है। आगे चलते हैं, वर्ग 18 के तत्व को निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या फिर अक्रिय गैस भी कहा जाता है। आपको बोलेगा कि वर्ग कितना के तत्व को निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या फिर अक्रिय गैस कहेंगे? तो वर्ग 18 के तत्व को हम निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या फिर अक्रिय गैस भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, 1 के B ग्रुप वाले तत्व को मृदा धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? 1 के B ग्रुप वाले तत्व को मृदा धातु कहा जाता है। बताया था मेरे दोस्तों, 1 के B ग्रुप वाले तत्व को मृदा धातु कहा जाता है। आगे चलते हैं, सोना, चांदी, तांबा को मृदा धातु कहते हैं। मृदा धातु के उदाहरण मेरे दोस्तों, तो मुद्रा धातु के उदाहरण कौन कौन है? तो सोना हो गया, चांदी हो गया और तांबा जो है मुद्रा धातु के उदाहरण है मेरे दोस्तों। एल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह क्या है? तो एल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह है मेरे दोस्तों, तो -OH। क्या है? -OH है मेरे दोस्तों। एल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह है माइनस में OH। आगे चलते हैं, वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन करता है, वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन करता है या फिर विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? वैसी क्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन करता है या फिर विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोजन करता है, उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है मेरे दोस्तों। आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से या फिर विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करता है, उसे अवकरण कहा जाता है। मेरे दोस्तों अभी बताया था आपको क्या, वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे। अगर हाइड्रोजन से या फिर विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करेगा तो उसे हम लोग अवकरण की रिडक्शन कहा जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, Na का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो Na का ऑक्सीकरण संख्या मेरे दोस्तों, Na यानी कि सोडियम हो गया, सोडियम कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर पर आता है मेरे दोस्तों। तो 11 नंबर को कैसे लिख सकते हैं? अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन में तोड़ते हैं तो 11 को हम लोग 2, 8 और 1 से लिखेंगे। तो Na का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया मेरे दोस्तों? तो प्लस का 1 हो गया मेरे दोस्तों, प्लस का 1 हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्लस का 1 हो गया। किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है? किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2 होती है। कितना होती है? -2 होती है मेरे दोस्तों। आगे बोल रहा कि किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः कितना होती है? किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः 0 होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? प्रायः 0 होती है। आगे चलते हैं, पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है मेरे दोस्तों? तो -1 होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों? तो -1 हो जाएगा, -1। जो स्वाद में खट्टा होता है वो क्या कहलाता है? तो जो स्वाद में खट्टा हो मेरे दोस्तों वह आम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? जो स्वाद में खट्टा हो जाएगा वो आम्ल कहलाता है। और आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। किस में बदलता है? आम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, H2SO4 को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों कि रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को रसायनों का सम्राट यानी कि रसायनों का राजा कहा जाता है। किसे? सल्फ्यूरिक अम्ल को, यानी कि H2SO4 को कहा जाता है मेरे दोस्तों। जो स्वाद में तीखा होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो स्वाद में खट्टा होता है तो बताया था मेरे दोस्त क्या? आम्ल कहता है। जो स्वाद में तीखा होगा उसे हम लोग बेस कहते हैं, यानी कि क्षार या भास्म भी कह सकते हैं। खट्टा होगा तो आम्ल, अगर तीखा होगा तो भास्म यानी कि क्षार
यानी कि बेस भी, और भस्म किसको किस में बदलता है, तो क्षार जो है सो लाल लिटमस पात्र को नीला में बदल देता है। आम्ल नीला को लाल में बदलेगा और क्षार जो है सो लाल लिटमस पात्र को नीला में बदल देता है मेरे दोस्तों। आप लोग ध्यान से इसको माइंड में सेट कर लेंगे। आम्ल जो है सो भस्म से संजोग करके क्या निर्माण करता है, तो आम्ल भस्म से संजोग करके लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो आम्ल भस्म से, आम्ल जो है क्षार से संजोग करके लवण का निर्माण करता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। धातु आम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है एवं कौन सी गैस मुक्त करता है, तो धातु आम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करेगा जरूर, लेकिन कौन सा गैस मुक्त करेगा, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सी गैस मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करते रहता है साथ के साथ। अर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो H+ आयन देता है क्या कहलाता है, अर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो H+ आयन प्रदान करता है आम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, जो H+ आयन प्रदान करेगा उसे हम आम्ल कहेंगे। कौन वैज्ञानिक के अनुसार, अर्हेनियस के अनुसार मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। और अर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो OH- आयन प्रदान करता है उसे हम लोग भस्म यानी कि क्षार कहते हैं। H+ आयन प्रदान करता है तो उसे हम लोग अम्ल कहेंगे, और OH- करेगा तो उसे हम लोग भस्म यानी कि क्षार कहेंगे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। उभयधर्मी पदार्थ, वैसा पदार्थ जो आम्ल एवं क्षार दोनों जैसा व्यवहार करता है उभयधर्मी पदार्थ कहलाता है। उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो आम्ल एवं क्षार दोनों जैसा व्यवहार करे उसे हम लोग उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, यह किसका सूत्र है, तो यह फिटकिरी का सूत्र है। किसका सूत्र है मेरे दोस्तों, फिटकिरी का सूत्र है। और फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या है, तो पोटास एलम है। क्या है मेरे दोस्तों, फिटकिरी का रासायनिक नाम है पोटास एलम, यह द्विक लवण है मेरे दोस्तों। अगर फिटकिरी का सूत्र आपसे पूछे तो आपको बताना है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, यह फिटकिरी का सूत्र है मेरे दोस्तों। इसका रासायनिक नाम पोटास एलम है, यह द्विक लवण भी है। आगे चलते हैं। K2SO4 इंटू Cr2 अब इंटू SO4 के होल 3 इंटू 24H2O, ये क्या है मेरे दोस्तों, तो ये क्रोम एलम है। क्या है मेरे दोस्तों, क्रोम एलम हो जाएगा। आपको ध्यान से देख लेना है। आगे चलते हैं। CaOCl इंटू Cl, CaOCl इंटू Cl क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर है मेरे दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, तो Ca इंटू OCl इंटू Cl, CaOCl इंटू Cl जो है ब्लीचिंग पाउडर जो है मिश्रित क्या है, एक लवण है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। AgNH4 का होल 3 इंटू Cl कैसा लवण है, तो डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड। क्या है, डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड। आप लोग एक बार फिर से देखेंगे। Ag इंटू NH3 का होल 2 इंटू Cl कैसा मिश्रित लवण है, तो डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड, डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड मिश्रित लवण है। आगे बोल रहा है कि जिस विलयन का pH वैल्यू 7 से कम होता है वह क्या होता है, तो जिस विलयन का pH वैल्यू 7 से कम होता है वह आम्ल होता है मेरे दोस्तों। अगर 7 से अधिक हो जाएगा उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग क्षार कहते हैं। अगर 7 पूरे रहता है तो उससे हम लोग उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, उससे हम लोग उदासीन कहते हैं। अगर बोले कि 7 से कम है तो आम्ल है, अगर 7 से अधिक है तो वो क्षार है, और अगर पूरी 7 है, जिस विलयन का pH वैल्यू 7 है वह उदासीन कहलाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। pH स्केल पर बाएं से दाएं जाने पर अम्लीयता गुण घटता है एवं क्षारीय गुण क्या होता है, तो क्षारीय गुण बढ़ जाता है। अगर pH स्केल पर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो अम्लीय गुण घट जाता है। अगर pH स्केल पर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो अम्लीय गुण घटता है, लेकिन क्षारीय गुण क्या होता है मेरे दोस्तों, क्षारीय गुण धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आम्ल में हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। आपसे बोलेगा मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है किसमें, तो आम्ल में हाइड्रोजन तत्व जो है अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है मेरे दोस्तों। आगे क्वेश्चन है। सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण कौन सा है, तो सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण है मेरे दोस्तों NaCl है। क्या है, NaCl है मेरे दोस्तों। सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाले लवण NaCl है, यानी कि सोडियम क्लोराइड हो गया मेरे दोस्तों। खाने वाला नमक है NaCl हो गया। डिहाइड्रेशन में प्रायः NaCl एवं जल की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन में किसकी कमी होती है मेरे दोस्तों, तो जल एवं NaCl, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड एवं जल की कमी होती है मेरे दोस्तों डिहाइड्रेशन में। आगे चलते हैं।
आम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है? आम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है? तो नाइट्रिक अम्ल है मेरे दोस्तों, HNO3। HNO3 जो है से आम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो गया मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में मेरे दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग हम लोग करते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बताया था मेरे दोस्तों कि दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, अचार में बोले, मुरब्बा के परिरक्षण में बोले, तो सभी के परिरक्षण में मेरे दोस्तों बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका अम्ल का प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट भी आपको लिख सकता है और बेंजोइक अम्ल भी लिख सकता है, दोनों ही राइट आंसर है मेरे दोस्तों, उसी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कपड़े पर स्याही या धब्बे अथवा जंग को हटाने में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? तो कपड़े पर से स्याही या धब्बे या फिर जंग को हटाने में हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। फोटोग्राफी में भी आपसे पूछे तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करेंगे, और कपड़े पर स्याही या धब्बे या फिर जंग को हटाने में भी हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, सोना चांदी के शुद्धिकरण में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? तो सोना और चांदी के शुद्धिकरण करने में हम लोग नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आम्ल वर्षा वायु में किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो आम्ल वर्षा वायु में मेरे दोस्तों SO2 की उपस्थिति के कारण होती है। आम्ल वर्षा वायु में SO2 और NO2 भी अगर रहता है ऑप्शन में तो वो भी सही होता है मेरे दोस्तों। SO2 और NO2 दोनों की उपस्थिति के कारण आम्ल वर्षा वायु में उपस्थिति के कारण होती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, सिरका कितना परसेंट एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है? तो सिरका मेरे दोस्तों 5% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। 5% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सिरका कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला अम्ल कौन सा अम्ल है? लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला अम्ल है पायरोलिग्नियम। तो दोस्तों लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला अम्ल कौन सा हो गया? तो पायरोलिग्नियम अम्ल हो गया। कौन हो गया? पायरोलिग्नियम अम्ल जो है सो लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला अम्ल है मेरे दोस्तों, पायरोलिग्नियम अम्ल है। आगे चलते हैं, सोना जो है से किसमें घुलनशील है? तो सोना मेरे दोस्तों आम्लराज यानी कि एक्वा रेजिया में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? सोना जो है से आम्लराज यानी कि एक्वा रेजिया भी हम लोग बोल सकते हैं। सोना आम्लराज एक्वा रेजिया में घुलनशील है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अमोनिया गैस का स्वाद कैसा होता है? तो अमोनिया गैस का स्वाद मेरे दोस्तों, अमोनिया गैस का स्वाद जो है से क्षारीय होता है। कैसा होता है? अमोनिया गैस का स्वाद क्षारीय होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर यह विद्युत का क्या हो जाता है? तो शुद्ध जल में अगर थोड़ी मात्रा में हम अम्ल मिला देते हैं तो यह विद्युत का सुचालक बन जाता है। क्या बन जाता है? शुद्ध जल मेरे दोस्तों विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? शुद्ध जल अगर रहेगा, शुद्ध जल यानी कि वर्षा का जल को हम लोग शुद्ध जल बोलते हैं। वर्षा का जल जो है मेरे दोस्तों विद्युत का कुचालक है, उसमें लाइन थोड़ा सा भी नहीं टच करेगा मेरे दोस्तों। लेकिन शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अगर हम लोग अम्ल मिला देते हैं तो वह विद्युत का सुचालक बन जाता है, यानी कि लाइन उसमें थोड़ा थोड़ा आने लगेगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्या कहलाता है? जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्षारीय होता है। कैसा होता है? जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्षारीय होता है मेरे दोस्तों। अभी बताया था अमोनिया गैस का स्वाद भी क्षारीय होता है और जल में वॉशिंग सोडा का घोल भी क्षारीय होता है मेरे दोस्तों। एसिटिक अम्ल एक कैसा अम्ल है? तो एसिटिक अम्ल मेरे दोस्तों एक संतृप्त बाष्पीय अम्ल है। कैसा है? एसिटिक अम्ल एक संतृप्त बाष्पीय अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक संतृप्त बाष्पीय अम्ल है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल या कशीश का तेल किसे कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल या कशीश का तेल H2SO4 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल या कशीश का तेल या रसायनों का राजा भी हम लोग कहते हैं दोस्तों H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। आगे चलते हैं, ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप एक ग्लूकोज अणु में कितना पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं? ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप एक ग्लूकोज अणु में 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। कितना बनते हैं? एक ग्लूकोज अणु में 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसमें लवण का जल अपघटन हो जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि इसके लवण का जल जो है मेरे दोस्तों से अपघटन हो जाता है। कैसा हो जाता है? कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लवण का जल अपघटन हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, लिटमस पत्र जो प्रयोगशाला में प्रयुक्त की जाती है
कौन सा लाइकेन से बनाई जाती है? लिटमस पात्र जो है मेरे दोस्तों, जो प्रयोगशाला में प्रयुक्त करते हैं, कौन सा लाइकेन से बनाया था? रोसेल्ला नामक लाइकेन से। रोसेल्ला नामक लाइकेन से जो लिटमस बनाया था उसे प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है मेरे दोस्तों। रोसेल्ला, आप लोग ध्यान से रखेंगे, रोसेल्ला नामक लाइकेन लिटमस में प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, मूत्र में यूरिक अम्ल की मात्रा कितना होती है? मूत्र जो है, सामान्य मूत्र में यूरिक अम्ल की मात्रा 0.5% होती है। कितना मेरे दोस्तों? यानी कि 1/2%। मूत्र में यूरिक अम्ल की मात्रा 0.5% होती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, H2SO4 का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है। H2SO4 का उपयोग जो है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है। आप लोग बोलेगा सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, जल में सामान्य लवण के घोल में सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। आपसे बोलेगा कि जल में सामान्य लवण के घोल में सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। आपसे बोलेगा मेरे दोस्तों, नारियल के तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते हैं। आपसे पूछेगा कि किसके तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते हैं? तो आपको क्या जवाब देना है? नारियल के तेल में। नारियल के तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। आपसे बोला कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो नॉर्वे देश में मेरे दोस्तों सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। आगे चलते हैं, अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है मेरे दोस्तों? तो ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बनाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आगे चलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक अम्ल मिलाने से सुरसुराहट उत्पन्न होती है। बोलेगा कि सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल को मिलाने से सुरसुराहट उत्पन्न होती है? तो सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक अम्ल अगर मिला देंगे, कार्बोनिक अम्ल तो मिलाने से सुरसुराहट उत्पन्न हो जाती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, रसायन उद्योग में H2SO4 अम्ल मूल रसायन माना जाता है। ये बताया था मेरे दोस्तों कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, यानी कि रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो H2SO4। तो रसायन उद्योग में H2SO4 अम्ल जो ऐसा अम्ल है उसे मूल रसायन माना जाता है। कैसा माना जाता है? तो मूल रसायन माना जाता है। आगे चलते हैं, CO2 जल में घोलने पर कैसा विलयन देगा? तो CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर जल में हम घोल देते हैं तो अम्लीय विलयन देगा। कैसा विलयन देगा मेरे दोस्तों? तो CO2 जल में घोलने पर अम्लीय विलयन देगा। कैसा विलयन देगा मेरे दोस्तों? अम्लीय विलयन देगा। आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैसीय पदार्थ का आयतन कितना लीटर माना जाता है? तो 22.4 लीटर माना जाता है। कितना लीटर माना जाता है मेरे दोस्तों? 22.4 लीटर माना जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैसीय पदार्थ का आयतन 22.4 लीटर माना जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? पर ऑक्साइड के केस में O2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? अभी बताया था मेरे दोस्तों, पर ऑक्साइड के केस में O2 यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना है? तो सोना का अपेक्षिक घनत्व मेरे दोस्तों 19.3 होता है। कितना होता है? 19.3 हो जाएगा, सोना का अपेक्षिक घनत्व हो जाता है। आगे चलते हैं, सोना अति महत्वपूर्ण धातु आभूषण में उपयोग के कारण है। सोना जो है से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि धातु उसको आभूषण में प्रयोग ज़्यादा होने के कारण सोना जो है अति महत्वपूर्ण आभूषण में उपयोग होने के कारण है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, सभी अयस्क खनिज होते हैं। जितना भी अयस्क होते हैं मेरे दोस्तों वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। आपको इस चीज़ को बात को ध्यान में रखना है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, बट सब खनिज जो है अयस्क कभी नहीं होते मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, जब किसी धातु के टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को तापीय उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तापीय उत्सर्जन कहा जाता है। जब किसी भी धातु के टुकड़े को उच्च ताप पर तक गर्म करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना को तापीय उत्सर्जन कहते हैं मेरे दोस्तों। जो धातु हथौड़ा मारने पर टूट जाए वह क्या कहलाती है? तो जो धातु हथौड़ा मारने पर टूट जाए वह ब्रिटल या फिर भंगूर कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? जो धातु अगर हथौड़ा मारते हैं टूट जाए वह ब्रिटल या फिर भंगूर कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रिटल या फिर भंगूर कहलाती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं,
वह धातु जो सामान्य तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइट उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? वह धातु जो सामान्य तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइट उत्पन्न करता है मैग्नीशियम कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? वह धातु जो सामान्य तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइट उत्पन्न करता है मैग्नीशियम कहलाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन गैस से जलती है। बोल रहा है क्वेश्चन, मैग्नीशियम धातु जैसे कौन सा गैस से जलती है? तो मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन गैस से जलती है। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस से जलती है मैग्नीशियम धातु मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। पीट कर धातु को चादर का रूप दिया जाता है। आपसे बोलेगा कि धातु को चादर का रूप किस प्रकार दिया जा सकता है? तो धातु को चादर का रूप हम लोग पीट कर दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों? पीट कर, यानी कि वो पीट कर उसको फैला करके हम धातु को चादर का रूप दे सकते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। वे धातु जो साधारणतः यौगिक नहीं बनाते क्या है? वे धातु जो साधारणतः यौगिक नहीं बनाते वह आदर्श धातु है। आदर्श धातु का गुण है मेरे दोस्तों कि वे धातु जो कभी भी साधारणतः यौगिक नहीं बना पाते आदर्श धातु कहलाती है। आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? अयस्कों में मिले अशुद्ध पदार्थ को हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो उत्कृष्ट धातु के उदाहरण सोना है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, मरकरी है। ये सब उत्कृष्ट धातु के उदाहरण मेरे दोस्तों। उत्कृष्ट धातु के उदाहरण सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी, ये सब जो है सब उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण है मेरे दोस्तों। आगे मेरे चलते हैं। प्याज एवं लहसुन में गंध का कारण क्या है? तो प्याज और लहसुन में गंध का कारण मेरे दोस्तों सल्फर की उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति है? प्याज और लहसुन में गंध जो आता है मेरे दोस्तों सल्फर की उपस्थिति के कारण ही आती है। आगे चलते हैं। वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त की जाती है। कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? पैलेडियम धातु प्रयुक्त की जाती है। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त की जाती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम का उपयोग होता है। किसका? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम का प्रयोग होता है मेरे दोस्तों। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम धातु का प्रयोग करते हैं। पार्ल एस किसे कहा जाता है? तो पार्ल एस मेरे दोस्तों पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। पार्ल एस किसे कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट को हम लोग पार्ल एस भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? पार्ल एस पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। आगे चलते हैं। चूहा विष के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग होता है। किसका होता है? चूहा विष के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग होता है। हम लोग बोले चूहा को मारने के यानी चूहा विष, चूहा को जहर देने के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों? जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं चूहा विष के रूप में। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। साधारणतः मरकत का रंग कैसा होता है? साधारणतः मरकत का रंग गहरा हरा होता है। कैसा होता है? साधारणतः मरकत का रंग जो है गहरा हरा होता है। कैसा होता है? गहरा हरा। मरकत यानी कि पन्ना, साधारणतः मरकत का रंग गहरा हरा होता है। आगे चलते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को कठोर जल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को हम लोग कठोर जल कहते हैं। कठोर जल किसके किसके मिले कहते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को हम लोग कठोर जल कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होता है? तो तांबा अवक्षेपित होता है। क्या होता है? यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा अवक्षेपित हो जाता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? तांबा अवक्षेपित हो जाता है। आगे चलते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों, आज को क्लास को हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे दोस्तों। मैं इतनी गारंटी आप लोग को ज़रूर देते हैं कि अगर आपने तरी एजुकेशन के हर एक वीडियो को फॉलो कर लिया तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ मेरे दोस्त कि आप एग्ज़ाम में टॉप करोगे। इतनी मैं गारंटी देता हूँ मेरे दोस्तों। आप नीचे से टॉप नहीं करने वाले बल्कि ऊपर से टॉप करने वाले हैं। आपको जितना भी सीट रहेगा मेरे दोस्तों आप उसमें आएंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।